नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर गहराई से बात करने वाले हैं। डेल कार्नेगी की 1948 की क्लासिक चिंता छोड़ो जीना सीखो। हाँ, हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग, बहुत ही मशहूर किताब है। बिल्कुल। तो हमारे पास इसका एक पूरा विश्लेषण है, इसके सिद्धांत, इसकी आलोचना है और आज की जो सेल्फ हेल्प किताबें हैं उनसे इसकी तुलना भी। हमारा मकसद ये समझना है कि कार्नेगी ने जो तरीके बताए थे चिंता कम करने के, वो आज भी कितने काम के हैं। और ये बात वाकई सोचने वाली है कि ये किताब आई थी 1948 में, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के एकदम बाद। हाँ, जब दुनिया में कितनी अनिश्चितता थी। बिल्कुल। और आज भी देखिए लाखों कॉपियां बिकती हैं इसकी, कुछ तो खास बात होगी इसमें। सही कहा। चलिए तो फिर खोलते हैं इसके पन्नों को। कार्नेगी ने चिंता से निपटने के लिए कुछ बड़े सीधे साधे, मतलब फॉर्मूले जैसे दिए थे। हाँ, और मेरे लिए सबसे आकर्षक बात यह है कि कार्नेगी ने, आप कह सकते हैं अनजाने में, उन सिद्धांतों को छू लिया था। अच्छा। हाँ, जिन्हें बहुत बाद में मनोवैज्ञानिक तरीकों जैसे CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में फॉर्मुलाइज किया गया। अरे वाह, ये तो दिलचस्प है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कुछ बुनियादी इंसानी सच्चाइयां हैं जो समय के साथ बदलती नहीं है। कमाल है। तो चलिए जरा उनके मुख्य सिद्धांतों पे नजर डालते हैं। एक बड़ा आइडिया था उनका, वो डे टाइट कंपार्टमेंट वाला। हाँ, मतलब बस आज में जीना, कल क्या हुआ परसों क्या होगा इसकी चिंता छोड़ दो। जैसे वो एडमिरल किंग का उदाहरण देते थे शायद, कि बस उस पर ध्यान दो जिसे अभी संभाल सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, वर्तमान पर नियंत्रण रखना। और फिर वो उनका मशहूर 3 स्टेप वाला चिंता फॉर्मूला। हाँ, वो क्या था? पहला स्टेप, पूछो भाई सबसे बुरा क्या हो सकता है, वर्स्ट केस सिनारियो। दूसरा, उस सबसे बुरे को मन से स्वीकार करने को तैयार हो जाओ। ठीक है। और तीसरा, फिर शांति से उस बुरे हालात को जितना हो सके सुधारने की कोशिश करो। मतलब डर को छोटा कर दो, उसे समझो और फिर एक्शन लो। को तर्क के दायरे में ले आओ। फिर उन्होंने चिंता की आदत तोड़ने पर भी जोर दिया था। हाँ, जैसे वो कहते थे, व्यस्त रहो, कीप बिजी। सही, खाली दिमाग शैतान का घर, वो वाली बात। मतलब सक्रिय रहो तो नेगेटिव सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और छोटी छोटी बातों पर परेशान ना होना। हाँ, डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ। और जो होना ही है उसे स्वीकार कर लो, जैसे कॉपरेट विद द इनएविटेबल। ये सब तरीके थे शायद अपनी मानसिक ऊर्जा बचाने के। बिल्कुल। उन चीजों पर फोकस करो जिन्हें बदल सकते हो, बाकी को जाने दो। और एक और जरूरी बात थी, पॉजिटिव मानसिक नजरिया। हाँ, खुशी एक मानसिक स्थिति है जिसे बनाना पड़ता है, ये उनका मानना था। और इससे बनाने के लिए उन्होंने कहा दूसरों की मदद करो, ग्रैटिट्यूड पर ध्यान दो। मतलब जो 90% चीजें सही है लाइफ में उन पर फोकस करो, ना कि उस 10% पर जो गलत है। बिल्कुल। और बदला लेने या कड़वाहट पालने से बचो। ये सब मिलकर मन को शांत और पॉजिटिव बनाते हैं। तो ये सारे विचार जो 70 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, अब सवाल यह है कि आज की जो हमारी भाग दौड़ वाली जिंदगी है उसमें ये कितने कारगर हैं? देखिए, काफी हद तक तो है। चिंता तो हमेशा से इंसान के साथ रही है और कार्नेगी के तरीके सीधे हैं, प्रैक्टिकल है, समझने में आसान है। हाँ, लेकिन ये भी सच है और विश्लेषण ये दिखाता है कि उनकी मेथड्स ज्यादातर कहानियों किस्सों पर आधारित थी। साइंटिफिक कठोरता थोड़ी कम थी। अच्छा, मतलब वैज्ञानिक प्रमाण कम थे। हाँ, और कुछ लोग इसे थोड़ा पुराना नजरिया भी मानते हैं, बस हिम्मत रखो टाइप का, जो शायद आज की कॉम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए काफी ना हो। ये भी एक पॉइंट है। और कभी-कभी सलाह थोड़ी ज्यादा सरल या दोहराव वाली भी लगती है। ये आलोचनाएं जरूरी हैं, लेकिन क्या पता उनकी ये सरलता ही उनकी ताकत हो। आजकल हम चीजों को शायद ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल, उनकी सीधी सरल स्टाइल ने ही उन्हें लाखों लोगों तक पहुंचाया। शायद आज के इंफॉर्मेशन ओवरलोड के जमाने में उनकी ये क्लैरिटी अच्छी लगे। हाँ, पर यह भी सच है कि गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए सिर्फ पॉजिटिव सोचो काफी नहीं है, वहां एक्सपर्ट मदद चाहिए होती है। सही बात है। अच्छा, और अगर हम आज की पॉपुलर सेल्फ हेल्प किताबों से तुलना करें, जैसे एटॉमिक हैबिट्स या हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स। देखिए, जैसा हमने कहा, कार्नेगी का काम थोड़ा थोड़ा CBT जैसा लगता है, पर उनका फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग और माइंडसेट पर था। आज की किताबें जैसे एटॉमिक हैबिट्स, वो आदत बनाने या तोड़ने के कैसे पर ज्यादा ध्यान देती हैं, मतलब प्रोसेस के स्टेप्स पर। अच्छा, मैकेनिज्म पर। हाँ, या हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स जैसी किताबें वो बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे दें उस पर फोकस करती हैं। तो ट्रेंड अब सिर्फ समस्या ठीक करने से खुद को ऑप्टिमाइज करने की तरफ चला गया है। मतलब कार्नेगी ने नींव रखी और अब इमारत और बड़ी और डिटेल्ड हो गई है। बिल्कुल सही। तो ठीक है, अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो कार्नेगी की विरासत क्या है,
क्या मुख्य बातें श्रोताओं को याद रखनी चाहिए? देखिए, मुख्य बात यह है कि कार्नेगी ने चिंता मैनेज करने के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल, हाथ में आने वाले तरीके दिए। जैसे वर्तमान पर ध्यान देना। हाँ, डर का तर्क से विश्लेषण करना, पॉजिटिव नजरिया रखना। उन्होंने एक तरह से सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री की नींव रखी है। बिल्कुल, लेकिन ये भी याद रखना होगा कि वैज्ञानिक प्रमाण की कमी है और कुछ विचार शायद आज पुराने लगे। सही कहा। मेरे ख्याल से श्रोताओं के लिए इसकी प्रासंगिकता ये है कि कार्नेगी के सिद्धांत आज की जिंदगी में चिंता को एक अलग नजरिए से देखने में मदद कर सकते हैं, शायद ज्यादा प्रैक्टिकल नजरिए से। हाँ, और ये समझने में कि कब हमें कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए और कब सिचुएशन को बस स्वीकार कर लेना चाहिए, वो बैलेंस। कंट्रोल बनाम स्वीकृति, अच्छा पॉइंट है। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। जरूर। कार्नेगी ने चिंता को एक आदत की तरह देखा जिसे तोड़ा जा सकता है। ये विश्लेषण में भी सामने आया, पर उन्होंने आदत बनने टूटने की प्रक्रिया पर ज्यादा बात नहीं की। हाँ, ये सही है। तो सवाल ये है कि क्या कार्नेगी के माइंडसेट वाले अप्रोच को आज की जो साइंस बेस्ड आदत बनाने की तकनीकें हैं, जैसे एटॉमिक हैबिट्स में हैं, उनके साथ मिलाना, क्या ये आज चिंता से निपटने का एक ज्यादा असरदार तरीका हो सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। मानसिकता और तकनीक का मेल। हाँ, इस पर जरूर सोचिएगा।